हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से 2023 में। और आज से हमारा क्लास स्टार्ट होगा क्रैक्स कोर्स, जो क्लास 10 के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। और मात्र हम लोग एक महीने में पूरी कोर्स को पूरा कर लेंगे और आसानी से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। हैप्पी न्यू ईयर 2023 आपके सामने लिखा हुआ है। तो 30 दिन में ही हम लोग मैट्रिक की तैयारी करेंगे और किस तरह से तैयारी करेंगे आपको समझना है। यहाँ अभी हमारे पास 13 जनवरी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम है फरवरी में। जो भी हो 14 फरवरी 18 फरवरी जिस भी दिन से हो, हम लोग टारगेट रखेंगे यहाँ पे 10 फरवरी तक। 14 जनवरी से 10 फरवरी तक यहाँ पे टारगेट रखेंगे। तो यहाँ पे हो गया 17 दिन इधर और 10 दिन इधर, मतलब हमारे पास हो गया टोटल 27 दिन हो गया। तो 27 दिन किसी प्रकार से हमारे पास 30 दिन आ जाना चाहिए। तो 30 दिन की फुल्ली फोकस तैयारी के साथ बिल्कुल इजीली हम सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। डेली 2-2 घंटा का क्लास चलेगा, 2 या 1.5 घंटा 1 घंटा के भी चलेगा, फिर भी कवर हो जाएगा। तो जिस तरह से वीडियो में बताया जाए उस तरह से आप काम करो, बिल्कुल इजीली 95% मार्क्स आएंगे तो आएंगे। तो चलिए आज से हमारा क्रैक्स कोर्स स्टार्ट होता है। D1 कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और जिस तरह से आपको पढ़ाया जाए उस तरह से पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है गणित यानी कि मैथ। तो चलिए मैथ से स्टार्ट करते हैं। और अभी हमारे पास अवेलेबल है बुक मैथ का ही, तो मैथ का ही पहले देखते हैं। यह हमारे पास है टोटल 15 चैप्टर। वास्तविक संख्या, बहुपद, समीकरण, द्विघात समीकरण, एपी, त्रिभुज, नियामक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ऊंचाई एवं दूरी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, ब्रीथ, कंस्ट्रक्शन, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति या वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और क्षेत्रमिति दोनों एक ही चैप्टर मान सकते हैं। यह हो गया आपका 2D क्षेत्रमिति, ये हो गया आपका 3D। और ये हो गया हमारे पास सांख्यिकी, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ाई जाएगी आपको, और प्रायिकता। तो इतना सब कुछ आपके सामने है। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रैक्स कोर्स। तो मान सकते हो टोटल 30 दिन का क्लास चलेगा। तो पहला नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या से। वीडियो बना हुआ है लेकिन फिर भी वास्तविक संख्या से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे बच्चे लोग कहेंगे कि सर आप हमेशा वास्तविक संख्या से ही स्टार्ट करते हैं और यहीं पे आके रुक जाते हैं। तो इस बार रुकने वाला नहीं है। टोटल यहाँ 15 चैप्टर तक हम लोग आएंगे। तो चलिए फटाफट से वास्तविक संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या, इसमें चलते हैं। देखिए हमारे पास आया है वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। तो आप सब ध्यान दे सकते हो, वास्तविक संख्या को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। अब वैसे परिभाषा इसका आप सब जान सकते हो। लिखने में कम मैं मतलब लिखेंगे थोड़ा कम, आप ज़्यादा सुनिए और कॉपी में अपने लिखिए। वास्तविक संख्या का मतलब हो जाता है परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसके दो पार्ट है। मतलब वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, Q बराबर नॉट जीरो तो इसमें भी होगा, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास हो जाएगा √2, √3, √5, √7 या फिर अगर 4 लेते हो तो √4 से 2 निकल के आ जाता है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा टूट जाए वह अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वह हो जाएगी परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास कितना √4, तो ये परिमेय संख्या में आ जाएंगे। अब आते हैं परिमेय संख्या। तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके,
कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, q बराबर नॉट जीरो इसमें भी होगा, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1, 1/2, 4/3, 8/5, यह कुछ भी हो सकता है परिमेय संख्या। तो इस तरह से हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक थोड़ी सी समझ लीजिए, मतलब इंटीजर। पूर्णांक मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या इसमें मौजूद होती है। जैसे कि मान लीजिए पूर्णांक हो गया हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इधर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या भी इसमें मौजूद होती है, जीरो भी मौजूद होती है, मतलब इसमें सभी संख्या इसमें मौजूद है। तो ऋणात्मक संख्या भी अनंत तक जाएंगी और धनात्मक संख्या भी अनंत तक जाएंगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या में परिमेय संख्या भी आ जाती है, मतलब जितना भी पूर्णांक संख्या, ये भी बोल सकते हो कि पूर्णांक संख्या जो है सबके सब परिमेय संख्या होती है, क्योंकि परिमेय माइनस में भी 1/2 हो सकती है, जीरो भी परिमेय संख्या ही है, 1 भी परिमेय संख्या ही है, 2 सबके सब परिमेय संख्या ही है, केवल रूट के अंडर में नहीं होनी चाहिए। बस यही हम समझ सकते हैं पूर्णांक। अब उसके बाद इसमें देखते हैं सम संख्या। जो भी हो आप स्टार्टिंग में ही समझ लो, सभी चैप्टर के लिए कामयाब होगी। सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरह से आगे आप बढ़ा सकते हो। अब इसी के साथ ले लेते हैं विषम संख्या। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 9 भी ले सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें जो दो से नहीं कटे उसी को लेना है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या में। वो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो स्वयं को छोड़ के किसी से ना कटे। जैसे हमारे पास आ गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से आगे कुछ और भी आप खुद से बना सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे बोला जाए सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या केवल वैसी संख्या जो सम संख्या भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो देखिए सम संख्या 2 और अभाज्य संख्या भी 2, तो हम बोल सकते हैं कि सम अभाज्य संख्या केवल 2 को ही बोलते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। तो गिनती हम लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 1 से लेके इनफाइनाइट तक चलेगी। अब यही आपसे पूछा जाए संपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या, बात वही हुआ, जीरो को शामिल कर देंगे, 1, 2, 1, 2, 3, 4, इस तरह से, मतलब प्रकृत संख्या में जीरो लगा देंगे तो केवल जीरो लगा देना है, संपूर्ण संख्या बन जाएगी या पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगर इसमें और कुछ छूट रहा है तो आप सब बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास और आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो संपूर्ण संख्या हो गया। अब यहाँ पे आप ले सकते हो यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, तो यौगिक संख्या में जैसे मान सकते हैं, यौगिक का मतलब हो गया, एक सेकेंड आप रुक जाइए और सारा कुछ चेक कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यौगिक संख्या को छोड़ते हैं, अगर गेस में आएगी तो उसको भी देखेंगे। यहाँ पे हम समझ सकते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, ये भी दे सकते हैं, या संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं, भाज्य या संयुक्त भी बोल सकते हैं, ये सब एक ही होता है, संयुक्त या भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, और ये भी ले सकते हो या कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या हो जाएगा ये हमारे पास जो कटना चाहिए, जैसे कि कटने वाला हो जाता है 4, 6, 8, जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो, 10, 12, 14,
15 ये भी कर सकती है। तो भाज्य संख्या 4 से ही ये स्टार्ट होती है। ये भी बोल सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 कहलाती है। प्रकृति संपूर्ण जो भी हो आपके सामने हो चुकी है। चलिए अब उसके बाद चैप्टर में आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। कई बार कई स्टूडेंट एक ही समझ लेते हैं इसे, तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंस क्या है इसे समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यहाँ पे बोला जा रहा है ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि इसका ये भी बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक संख्याओं के मशक ज्ञात करने की एक तकनीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी दो संख्या, जैसे हमारे पास 256 और 15 दिया है, तो दोनों का एचसीएफ ज्ञात करने की तकनीक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, या आर बराबर नॉट जीरो भी लगा सकते हो, जब तक कि जीरो नहीं आए तब तक हम लोग लेते रहते हैं। यहाँ आर का जो मान होता है जीरो से लेके, आर का जो मान होगा जीरो से लेके यानी भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं, 15 को 4 से भाग करते हैं, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 कितना शेष हो गया। तो आप सबको मालूम है कि इतना जो बचपन में हम लोग पढ़े हैं वो सब हमें पता है कि ये जो बचता है वह शेष हो जाता है, और ये होता है हमारा भाज्य। याद रखना, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इतना चीज आप ध्यान में रखिए। भाज ए का मतलब भाज होता है, बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल, आर का मतलब शेष। तो ये सब चीज है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा, इसका उपयोग करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। और ये जो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया को हल करने की सुविधा प्रदान करती है, इसमें बोला जा रहा है। मतलब इसको अच्छे ढंग से सजा सकते हैं इसके माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ हमारे पास दो क्वेश्चन अवेलेबल है। दो क्वेश्चन को करते हैं 867 और 255। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इसे हमें सॉल्व करना है, एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। 156, 221 और 364, ये 3 वाला है, और ये 2 वाला है, 867 और 255। तो ये पहला हम लोग करते हैं 867 और 255। तो क्या करना है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पहले वाले को करते हैं, सॉल्यूशन कर दीजिए। उसके बाद ए का वैल्यू हमारे पास कितना 867 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए का वैल्यू 867 है, और बी का वैल्यू हमारे पास 255 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए बड़ा है बी से, ये हमारे पास क्या है, ए बड़ा है बी से। ये भी आप याद रख लो कि यहाँ पे 255 क्या है, छोटा है, तो ये 867 ए का वैल्यू है, तो ए तो बड़ा हो गया। तो जिसके इधर मुंह खुला रहता है वह बड़ा रहता है, तो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। या ये भी आप कहावत कह सकते हो, जिसके इधर टोटी हुआ है छोटी, तो बी के इधर टोटी है तो बी छोटी हो गई। अब यहाँ से हमें क्या करना है, बी क्या है, छोटा है। तो अब क्या करिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे आप कर सकते हो, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यहाँ पे 255, 867
भाग लगाइए, जितना मरतबे कटेगा उतना मरतबे आप लिखिए। 3 से लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी कितना, 765। यहाँ पे हमारे पास 102 शेष बचेगी। अब उसके बाद क्या करिए, फिर 255 को लाइए, 100 यहाँ के 2 मरतबे लगा सकते हो तो हो जाएगा 204। ये आप खुद समझते हो, 51 51। अब 102 को लाइए, 51 दूना 102। उसके बाद ये कट गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ पे देख सकते हो 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102। आर का वैल्यू अभी भी 0 नहीं आया, मतलब जब तक कि शेष 0 नहीं आए तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है। फिर यहाँ पे 255 बराबर 102 गुने 255 भाज हो गया, भाजक 102 हो गया, भागफल 2 हो गया प्लस 51। यहाँ पे भी आर का वैल्यू 0 नहीं आया। फिर 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। तो यहाँ पे देख सकते हो आर का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आर का वैल्यू 0 आ गया हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः HCF 867 255 बराबर, यहाँ पे हमारे पास कितना आया 51। तो यहाँ पे लास्ट में भी आप देख सकते हो 51। तो 51 आंसर हमारे पास हो चुकी है। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। या लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो 867 और 255 का HCF इस तरह से 867 और 255 का HCF बराबर 51। ये भी आंसर हो सकता है। दोनों में से कोई एक ही लिखिए, ये दोनों में से कोई एक ही लिखिए। चलिए, तो 2 वाला आप बिल्कुल इजीली समझ चुके हैं। उसके बाद आप 3 वाला समझते हैं। चलिए अब 3 वाला करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 156, 221 और 364 का HCF निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा। तो इन दोनों को पहले आप लीजिए। ए का वैल्यू हमारे पास 156 है, बी हमारे पास 221 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए का वैल्यू 156 है, बी हमारे पास 221 है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या करना है, बी को छोटा दिखाना है। यहाँ पे बी का मतलब हो जाता है भाजक, तो भाजक को हमेशा भाज्य से छोटा रखना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे 156 221। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाज्य क्या है, 221 है, भाजक 156 है। तो बी का मतलब भाजक होता है, भाजक ही अगर बड़ा हो जाए तो भाग नहीं लग सकता है। तो इस कारण से आप क्या करना, ए मान लेते हैं 221 को और बी मान लेते हैं 156 को। यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब क्या करिए, यहाँ पे अब क्या हो गया, ए बड़ा हो गया बी से, तो ये दिखा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, 156 से अब इसको भाग करिए 221 को। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब बिल्कुल इजीली आप बना सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, 1 से लगाइए तो 156। यहाँ पे हमारे पास शेष बचेगा कितना, 65। 65 शेष बचेगा। उसके बाद क्या करना है, 65 शेष बचेगा, 156 को लाइए, 65 दूना 130। अब बच जाएगा हमारे पास कितना, 26। अब फिर 65 को लाइए, 26 दूना 52। अब बच जाएगा हमारे पास कितना, 13। फिर 26 को लाइए, 13 दूना 26, कैंसिल। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर सकते हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 222 बराबर 156 गुने
1 प्लस 65, आर का वैल्यू नॉट जीरो। अब क्या करना है, 156 बराबर 65 गुने 2 प्लस 26, आर का वैल्यू नॉट जीरो। फिर 65 बराबर 26 गुने 2 प्लस 13, आर का वैल्यू नॉट जीरो। अब यहाँ पे क्या करना है, 26 इक्वल 13 गुने 2 प्लस जीरो, आर का वैल्यू यहाँ पे जीरो आ चुका है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हो आर का वैल्यू जीरो आ चुका है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं अतः 221 और 156 का HCF हमारे पास कितना आ चुका है, 13। यहाँ पे आप कर सकते हो पुनः, 13 आ चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, या पुनः भी नहीं करके अब लिख सकते हो। अब देखिए 13 और, यहाँ पे एक सेकेंड, अब 13 और 364 में, तो ए का वैल्यू अब हमें क्या करना है, 364, बी हो जाएगा 13, क्योंकि हमेशा भाजक को क्या करना है, छोटा दिखाना है। ये आप ध्यान में रखना, भाजक को हमेशा छोटा दिखाना है। तो 13 से अब भाग करिए 364 को, तो हो सकता है कट भी जाए, ये डायरेक्ट कट जाएगा। 13 दूना 26, बच गया 10, और 13 104, यहाँ पे कैंसिल, तो इस तरह से कट चुकी है। तो यहाँ पे अब लास्ट में क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो HCF 13 364 बराबर कितना आया है, 13। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 156 221 और लास्ट में पूरी तरह से लिख देना है, और 364 का HCF बराबर 13। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, 3 वाला कंडीशन अगर दिक्कत हो रही है तो फिर से देखिए, पिछले क्लास में भी पढ़ाया गया है, तो फिर भी आप इसे बैक करके देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये भी आपका पैटर्न में है। दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, सेम कंडीशन है। यहाँ पे आप लिख दीजिए माना कि, याद ही होगा, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इस तरह से लिख सकते हो। b बराबर, यहाँ पे देखिए 6 है 6 है 6 है, तो b बराबर 6 यहाँ पे आप मान सकते हो, क्योंकि हमेशा 6 से ये स्टार्ट हुई है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर BQ+R, यही होती है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो b का वैल्यू हमारे पास कितना 6 है, तो 6Q+R लिख सकते हो, जहाँ Q कोई जहाँ Q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक, वही हुआ अऋणात्मक जहाँ Q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है और R एक पूर्ण संख्या है, और R एक पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे लिख सकते हो, और ये भी आप जान सकते हो R का जो वैल्यू होगा, R जो हमारा है 0 से बड़ा, और लास्ट में हमारे पास कितना है 5 है, एक बढ़ा देते हैं 6 से, क्या होगा, छोटा ही होगा। मतलब R जो है 0 और 6 के बीच में ही होगा, मतलब 1 से 5 तक ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ
आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। 0 से ही ले लेते, 6 तक भी आप जा सकते हो लेकिन 5 तक ही लेते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हो, जब आर का वैल्यू 0 रखिए, आर का वैल्यू अगर 1 रखे, आर का वैल्यू अगर 2 रखे, आर का वैल्यू अगर 3 रखे, आर का वैल्यू अगर 4 रखे, आर का वैल्यू अगर 5 रखे, 5 तक ही रखते हैं, तो ध्यान दे सकते हैं इसमें डालना है, इसमें ये जो आपका है इसमें डालना है 6 क्यूब। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, या ए का वैल्यू नहीं है तो यहाँ ए बराबर 6 क्यू प्लस आर के जगह पे अगर 0 रखते हैं तो वापस से क्या ए बराबर 6 क्यू ही आएगा। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू अगर 6 क्यू प्लस आर का वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 क्यू प्लस 1, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ 6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 2, 6, ये जो हो गया ये तीनों आपका क्या है, 6 क्यूब प्लस 4 सम संख्या है। ये आपके सामने है, ये सबके सब क्या, ये तीनों सम संख्या है। तो जब ये तीनों सम संख्या है तो आपके दिमाग में समझ में आ रही होगी, देखिए ध्यान दीजिए, ये 6 क्यू और 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 सम संख्या है। यहाँ पे हमें विषम संख्या दिखाना है, ये क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए ए का मान केवल संभव होगा क्या, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2। तो ये क्या करना है, विषम संख्या, तो विषम तो 2 होता ही नहीं है, तो 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 ही संभव है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यही आपका कारनामा है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही इस तरह से दर्शा देना है। ये इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। कुछ केवल क्या करिए, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक है तो 1 कम कर दीजिए, 0 से लेकर 5 तक लगा दीजिए, या 6 तक भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना मन से वैल्यू बैठा दीजिए, आर का जगह पे 1, 2, 3, 4, 5 तक गया हो तो 5 तक बैठा दीजिए। उसके बाद भाषा बना दीजिए, 6 क्यू सम है, 6 क्यू प्लस 2 सम है, 6 क्यू प्लस 4 सम संख्या है, लेकिन हमें दिखाना क्या है, विषम संख्या होना चाहिए। 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, तो ये तीनों के तीनों क्या है, विषम संख्या, यही दोनों संभव होगा। चलिए, तो इस तरह से एक और टाइप खत्म हुआ। चलिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, जैसे हमसे पूछा जा रहा है, 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता ज्ञात करिए। तो महत्तम का मतलब हो जाता है महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF निकालना। तो अंक वाला जब भी दिया रहे, शब्द समस्या वाला, तो आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। जैसे ये आप देख सकते हो आपके सामने, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिख भी नहीं रहा है इसमें, खैर छोड़िए, नहीं भी दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो पढ़ के सुना देते हैं, इसमें नहीं दिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता। तो महत्तम धारिता करने का मतलब इसमें क्या हो गया, आपका HCF निकाल देना है। फिर 5वां नंबर है, एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर एवं चौड़ाई 3318 मीटर है, इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना, टाइल्स की लंबाई ज्ञात करिए। तो इसमें भी आप HCF निकाल दीजिए, आराम से बन जाएगा। और उसके बाद इस टाइप में जो भी है आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर देखेंगे कल थोड़ा सा और ज़्यादा देर तक क्लास चलेगी, उसमें भी देखेंगे। तो आज टाइम कम होने के कारण यही तक क्लास को रोकते हैं।